Hello everyone, welcome to my YouTube channel Concept Classes by Pawan Yadav once again। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से बताते आए हैं कि अगर आप क्लास 8th से लेकर और 12th तक 8, 9, 10th, 11th या 12th के छात्र हैं, फिर चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लगभग सभी विषयों का पहले चैप्टर से पहली एक्सरसाइज से आपको बिल्कुल डिटेल में वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। क्लास 8th की मैथमेटिक्स का पहला वीडियो और क्लास 9th की मैथमेटिक्स का पहला वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। चलिए, इसमें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर्स किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। संख्याएं शब्द सुनते ही, नंबर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके की संख्याएं चल सकती हैं, लेकिन अभी आप 10th में आ गए हैं तो आपको ज़रूर प्राकृतिक संख्या जैसे नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इसके बारे में ज़रूर आप अवगत होंगे। लेकिन फिर भी चलिए, मैं एक बार रिमाइंड के तौर पे आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे गिनने के काम आते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? गिनने के काम कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से एंड सो ऑन, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स में हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, ये आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। बात करें अगर हम इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स में आपके सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। बात करें हम प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से या केवल खुद से डिविजिबल हो, और इसके अलावा जो किसी और से भी डिविजिबल हो, 1 और खुद के अलावा, वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। और इन सभी नंबर्स के ग्रुप को हम कहते हैं रियल नंबर्स। समझ रहे हैं ना? मतलब चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो आपका रियल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे कंपोजिट हो, प्राइम हो, नेचुरल हो, ऑड हो, इवन हो, होल हो, ये सारे नंबर्स का ग्रुप आपका रियल नंबर्स कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। चलिए, बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के पहले सवाल की। पहला सवाल दे रखा है आपको कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको एचसीएम ही फाइंड करना है, और इसमें आपके 3 सवाल दे रखे हैं, 1, 2 और ये 3। लेकिन एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ हम बहुत छोटे क्लास से फाइंड करते हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, जब से भी आप करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक जो नई बात सीखने को मिली, या नया शब्द आपको जो देखने को मिला, वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए, तो सबसे पहले हम इसी का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस आपको अब थोड़ा सा पूरे ध्यान के साथ में अगले 10 या 15 मिनट के लिए, जितनी देर का भी ये वीडियो बनता है, आप अपना ध्यान थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में यहाँ पे लगाएं। जैसे कि सपोज दैट हम बात करें, हम 2 का 9 में डिवाइड करें। बहुत छोटा है, बच्चा भी कर लेगा इसको। तो 2 4 जा 8 और 1 बच गया आपका रिमाइंडर शेष 1। क्लियर है ना? ये जिसमें हम डिवाइड देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है? ये भी हमें बहुत पहले से सिखा दिया जाता है। जो हमारा आंसर आता है, इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, इसके प्रोनाउंसिएशन में भी लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज क्वोशेंट। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। कई लोग इसको रिमाइंडर बोल देते हैं। रिमाइंडर नहीं होता है, रिमेन का मतलब होता है बचा हुआ, और इसी से बना है रिमाइंडर। और जिसका हम डिवाइड देते हैं, दैट इज नोन एज डिवीजर। ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर से देखिए, जो आंसर आता है दैट इज नोन एज क्वोशेंट, ये रिमाइंडर, ये डिविडेंड और ये डिवीजर। और इसमें आपस में एक संबंध भी होता है। ये हमें बचपन से हमें ये भी बताया गया था कि इसका इसमें डिवाइड दो और फिर उसको आप सत्यापित करके, मतलब प्रूव दैट, इस तरीके से भी सवाल आपने लगाए हैं। इसमें क्या है कि ये इज इक्वल टू, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ये आपने पढ़ा है फॉर्मूले के तौर पे, बहुत पहले से पढ़ा है कि अगर 9 इज इक्वल टू हम करें तो 2 × 4 + 1 प्लस रिमाइंडर, देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 = 8 और 1 9। क्लियर है ना। चलिए, यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। लिखने का तरीका क्या बदल जाता है, इसको हम लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से समझिए। a = bq + r। अब यहाँ पे a क्या है, a आपका क्या है, इस साइड क्या था, डिविडेंड, तो a आपका डिविडेंड होगा। क्लियर है ना। q आपका देखिए, ये आपको याद रखने में भी आसानी है, q फॉर क्वोशिएंट, r फॉर रिमाइंडर एंड b फॉर आपका ये क्या हो गया, b फॉर डिवीजन। ये आप दिमाग में मोटा मोटा रख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों की, कि जैसे हमने यहाँ पे 1 आ गया तभी इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जिसका हम डिवाइड दे रहे थे वो उससे भी छोटा हो गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो एक बार डिवाइड और चला जाता, अगर यहाँ पे 3 होता तो एक बार और चला जाता, लेकिन हम रिमाइंडर के तौर पे किसी भी चीज़ को कब छोड़ते हैं, बताइए, आप खुद ही बताइए, जब वो डिवीजर से छोटा हो जाता है या 0 हो। क्लियर है ना। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा b से छोटा या 0 से बड़ा होता है, मतलब जो r की वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, और ये इक्वल टू नहीं होगा, और हमेशा b से छोटा होता है। क्लियर है ना। रिमाइंडर ये तभी तो छोड़ते हैं हम, इसमें कुछ रखने जैसी चीज़ नहीं है। यही आपका कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जहाँ पे a आपका कोई भी क्या है, कोई भी इंटीजर है। क्लियर ना, इंटीजर फॉर कोई भी आपका नंबर हो सकता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में आपने बहुत ही साधारण तौर पे आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है, a = bq + r, जहाँ पे इन शब्दों के सही मायने आप इससे समझ सकते हैं, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो याद रखने की चीज़ है वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। क्लियर है ना। चलिए, ज़रूरत पड़ी तो हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट दैट CFO। चलिए, इसमें हमें दो चीज़ों का याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले सवाल की हम बात करते हैं, हमें इसका और इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो 135 छोटा है, तो छोटे नंबर का हम डिवाइड दे देंगे बड़े नंबर में, और इसको देखिए हम रफली भी लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, ध्यान से देखिए। 135 का डिवाइड देंगे हम 225 में। डिवाइड देना तो आता ही है आपको, 1 टाइम में चला जाएगा, 135 बन जा 135, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9। जहाँ पे ये रिमाइंडर आए वहीं पे आप दोबारा से डिवाइड बना दें, और जिसका पहले आप डिवीजर के तौर पे यूज़ कर रहे थे, अभी उसको आप डिविडेंड के तौर पे यूज़ कर देंगे। 90 का फिर से 1 बार जाएगा, 90 बन जा 90, सब्ट्रैक्ट कर दें 45, दोबारा से यहीं बना दें। अब जो यहाँ पे लिखा है उसको लिख दें 45 2 जा 90, कैंसिल हो गया पूरा। जहाँ पे ये रिमाइंडर 0 बचता है, क्लियर है ना, वहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारा डिवीजर क्या था, 45। यही हमारा आंसर है। HCF तो हमारा यही आ गया, HCF = 45। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा समझ लें। लिखने का तरीका आपको a = bq + r, मतलब यूक्लिड्स के डिवीजनल एल्गोरिथम की तरीके से ही लिखना पड़ेगा। आप इसको भी रखा रहने दें, यहीं पे लिखा रहने दें इसको भी, यहाँ पे एक सेकेंड। चलिए, लेकिन अब हमें लिखेंगे कैसे हम। सबसे पहले देखिए, हमने इसको डिवीजर बनाया था, इसको डिविडेंड बनाया था, और फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड = डिवीजर × क्वोशिएंट। तो ये मल्टीप्लाई 135 × 1 + 90। तो स्टेप 1 आप ऐसे ही लिखेंगे। स्टेप 1 क्या लिखेंगे, 225 = 135 × 1 + 90। ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये तो होता है। चलिए, अब इसके बाद में 135 अभी आ गया था। अब 135 = क्या लिखेंगे, 90 × 1 + 45। लिखिए 135 = 90 × 1 + 45। ये क्या है, ये है आपकी स्टेप नंबर 2। अब 90 में भी हमने डिवाइड दिया था 45 का, तो 90 = 45 × 2 + 0। तो स्टेप 3 हमारी क्या है, 90 = 45 × 2
प्लस जीरो, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो है तो उसी का हमारा जो डिवीजर होता है वही HCF कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं कि HCF 135, 225 इज इक्वल टू 45। अब आप कहेंगे यूक्लिड कहाँ लग गया है, तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड से ही लगा हुआ है। क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की, इसके इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 196 एंड 38220, मतलब 38,220। तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सा हमारा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा, 196 छोटा है। चलिए 196 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 38,220 में। डिवाइड करना आता ही है, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में ही करेंगे। 196 माइनस कर दो, 12 में से 6 गया 6, 8, 186, 2 आ जाएगा। फिर आप इसको जब चेक करेंगे ये जाएगा आपका 9 टाइम्स में। ये आ जाएगा इस तरीके से, माइनस कर दीजिए। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया कैंसिल 0। अब ये आपका बचा 0। 5 टाइम्स में ये पूरा ही चला जाएगा, रिमाइंडर 0, मतलब ये एक बार में ही चला गया। 38,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। तो आपका फर्स्ट टाइम में ही क्या आ गया, 196, यही आपका HCF हो गया। HCF इज इक्वल टू 196। क्लियर है ना। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही आपका हो गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बात कर लेते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की। जो चीज़ आपको नहीं समझ आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें से कौन सा नंबर हमारा छोटा है, 255। तो 255 इसका हम डिवाइड करेंगे 867 में। 255 का जब हम करेंगे ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 765। चलिए 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। 255 ये जाएगा 2 टाइम्स, ये आ गया 1 5। इसको हम जब दोबारा से कर देंगे 102 में तो ये 2 टाइम्स में 102 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे 1 2 3 स्टेप्स में। स्टेप 1 हमारी क्या थी, स्टेप 1 867 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, जो कि हमारा रिमाइंडर बचा था। अब दोबारा से डिविडेंड ये बन गया। क्लियर है ना। सो स्टेप 2 क्या हो जाएगी, 255 इज इक्वल टू 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब 102 में भी हमने मल्टीप्लाई किया। स्टेप 3 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 है वहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा डिवीजर क्या था। तो HCF कितना आ गया हमारा 51। इस तरीके से हमने तीनों का HCF निकाल लिया। इज दैट क्लियर। अब हम बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इसको दोबारा से समझ लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन 2 है आपका कि सो दैट, आपको शो करना है दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो कौन सा है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं। हम यूक्लिड में हमने a इज इक्वल टू BQ + R पढ़ा है, तो BQ + R के रूप में तो है, तो हम इसको ये इंटीजर मान लेते हैं a। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन
लेट a is any पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है ना? तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस r। अब r में हमारी क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो देखिए। अगर हमें ये पता है, ये का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको आप दोबारा से वहीं जाइए जो हमने आपको बताया था, ये कहलाता है हमारा डिवीजर। क्या कहलाता है? डिवीजर, क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, और ये डिविडेंड, वो हमने मान ही लिया। क्लियर है ना? वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। और आपको ये भी पता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से कम ही होता है, तो ये r की वैल्यू हमेशा 6 से कम ही होगी इस क्वेश्चन में। अब 6 से कम क्या क्या होता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5। तो आप लिखेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए, अब इसमें हमारी 5 कंडीशंस हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1, पहली कंडीशन, कि जब r 0 है। पहली कंडीशन क्या है? व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 6q प्लस 0, मतलब a इज इक्वल टू 6q। 6q, अब q की जगह आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या रहेगा? 6 का 1 में करोगे 6 बन जा 6, 2 में करोगे 12, 6 का 3 में करोगे 13। 6 के मल्टीपल्स बनेंगे, और 6 का कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं होता है जो कि ऑड हो, क्योंकि 6 के टेबल में जितने भी आएंगे 6, 12, 18, 24, ये सारे क्या होंगे? इवन नंबर्स। मतलब ये हमेशा जब भी आप r की पॉसिबल वैल्यू 0 होगी, तो इस सवाल में 6q जो कि हमेशा कैसा नंबर रहेगा? इवन नंबर रहेगा। क्लियर है ना? केस 2, केस 2 क्या है? व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो अगर हम, ये हमारा इवन था, इवन में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ऑड नंबर। केस 3, व्हेन r इज इक्वल टू 2। अगर किसी भी हम नंबर में जो कि इवन था उसमें 2 जोड़ दें तो वो हमारा इवन नंबर ही रहेगा। केस 4, यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो गई है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा आप समझिए इसको। जब r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू किसी भी इवन नंबर में अगर हम एक ऑड नंबर जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देंगे तो वो ऑड ही रहेगा। केस 5, जब r आपका 4 होगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। तो किसी भी इवन नंबर में आप एक और इवन नंबर जोड़ दोगे वो हमेशा इवन ही रहेगा। केस 6, जब r की वैल्यू 5 लोगे तो किसी भी इवन नंबर में अगर आप ऑड नंबर जोड़ोगे तो वो ऑड ही रहेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम ये कर क्यों रहे थे? क्योंकि उसने क्या पूछा था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप लें, वो हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। हमारे पास और भी कंडीशन थी, 1, 3 और 5 के अलावा 0, 2, 4 भी था। तो जब 0 था तो वो इवन आया, 2 था तब इवन आया, 4 था इवन आया। ऑड कब आया है? ऑड आया है जब r की वैल्यू 1 थी, मतलब 6q प्लस 1। तो ऑड वाला देखिए 6q प्लस 1, ऑड वाला देखिए 6q प्लस 3, ऑड वाला देखिए 6q प्लस 5। मतलब ऑड आपकी वैल्यू कब आएगी? जब आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में ही होगा। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए जो हमारा फॉर्म होता है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, प्लस 1 प्लस 3 या प्लस 5 के रूप में ही होगा। जबकि इसका पूछा नहीं है, बट अगर फिर भी पूछा जाए तो इवन कब होगा? 6q प्लस 4, 6q प्लस 2 या 6q। क्लियर है ना? तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। कैसे लिखेंगे? यही जो इन्होंने क्वेश्चन से दिया वही। सो फॉर एनी positive odd integer the form is
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि यहाँ से स्टार्ट है। ये अलग है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये पूरा ही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एन आर्मी कंटिंगमेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 सदस्यों की एक आर्मी की टुकड़ी इज टू मार्च, उसको मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जबकि दो ग्रुप को मार्च करना है सेम कॉलम्स पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। देखिए यहाँ पे तो एक चीज़ तो रटने वाली भी है, रटने वाली भी ये है कि जब भी मैक्सिमम शब्द देखते हैं तो मैक्सिमम या हाईएस्ट की बात होती है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की यहाँ पे बात कर रहा है इनडायरेक्टली। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF, तो हम ये जो 616 और 32 है इसके HCF ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ भी लेते हैं कि HCF ही क्यों लेंगे। देखिए HCF होता क्या है, HCF समझिए आप। जैसे कि मैंने एक नंबर दिया आपको, एक 8 है एक 12 है, इसमें मैक्सिमम क्या हम आउटकम ले सकते हैं, मैक्सिमम जो दोनों हमें दे भी सकें। अगर हम 8 ले लेंगे और जिसका टेबल भी डिविजिबल हो, तो 8 के टेबल में 12 आता नहीं है। 2 ले लेंगे तो 2 से बड़ा भी कोई नंबर हो सकता है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। तो मैक्सिमम इसमें से हम क्या ले सकते हैं, दैट इज 4। इसके कॉमन फैक्टर्स में से, क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, लेकिन 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। 6 लोगे 6 के टेबल में 12 आता है तो 8 नहीं आता, 8 लोगे तो 8 के टेबल में तो आता है बट 12 नहीं आता। तो हाईएस्ट जो मिलेगा हमें इन दोनों में से कॉमन, वो क्या मिलेगा, 4। क्लियर है ना, वही HCF कहलाता है। तो 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स जो बैंड के हैं उसमें से हाईएस्ट कॉमन कितने मिल जाएंगे, जितने कॉलम्स बन सकें, तो वो इसके लिए हमें मैक्सिमम नंबर्स मतलब हाईएस्ट, तो हमें HCF लेना है। चलिए HCF लेना है तो हम अभी यूक्लिड पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड के ही रूल से लगा देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, VR सॉल्यूशन डालने यहाँ पे, VR supposed to find the HCF of 616 and 32, लिख दे, by Euclid's डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए छोटा नंबर कौन सा है, 32, तो 32 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 616 में। कितनी बार में जाएगा, 32 का 2 बार में अगर कर देंगे तो वो हो जाएगा 64, क्योंकि 61 से ज़्यादा होता है। तो 1 टाइम करेंगे 32, तो ये आ जाएगा आपका 29, 6 आ गया। 32 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे 320 हो जाएगा 9 टाइम्स, ये आ गया 288। 16 में से 8 गया 8, सॉरी हमने गलत तरीके से कर दिया इसको, लेकिन नहीं ठीक है। 8 हमारा रिमाइंडर आ गया, तो जहाँ पे रिमाइंडर आ गया वहाँ से दोबारा से हम लिख लेंगे 32, ठीक है सॉरी। चलिए 8 4 जा 32। चलिए तो पहला हमारा क्या स्टेप बना था, स्टेप 1 था 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर था 8। लेकिन दोबारा से 32 को हमने किया था, तो 32 इज इक्वल टू, स्टेप 2 है ये, 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो जो जब रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पे जो हमारा डिवीजर होता है दैट इज नोन एज द HCF ऑफ दोज टू नंबर्स। तो HCF कितना आ गया, 8। तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 8 लिख देंगे। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। इज दैट क्लियर। इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन में लग गया।
चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। कि कोई सी भी आप पॉजिटिव इंटीजर लें, कोई सा भी, अब हमें नहीं पता तो हम a मान लेंगे और उसका स्क्वायर करें तो या तो वो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर है जिसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है m में। चलिए यूक्लिड का हमें वो मानना है, हमें इंटीजर पता नहीं है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है ना? और यहाँ पे 3m मतलब आपकी b की वैल्यू 3 है, तो हमारा जो r होगा वो 3 से कम ही होगा। हेयर बाय यूक्लिड्स डिवीजन a इज इक्वल टू 3q प्लस r। सो समझ रहे हैं ना, ये 3 है तो r की वैल्यू 3 से कम ही होगी। रिमाइंडर की सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2, बराबर भी नहीं हो सकता। क्लियर है ना? क्योंकि रिमाइंडर अगर बराबर भी बच गया तो एक बार और चला जाएगा डिवाइड उसका। चलिए अब केस हमारा क्या बनता है, केस पहला मतलब फर्स्ट स्टेप, पहला क्या हमारा कंडीशन बनता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जब r को हम 0 लेते हैं, when r is equal to 0 then a is equal to 3q plus 0, a is equal to 3q। बट वो क्या कह रहा है, so that the square of any positive integers, तो हमें स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करो, दोनों तरफ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन बैलेंस बनी रहे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। और यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर ही है ये, ठीक है ना, किसी का भी स्क्वायर करके आप 3 में मल्टीप्लाई कर दो वो इंटीजर ही रहेगा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं इज इक्वल टू 3m, लास्ट में लिख देंगे या हर बार लिखते जाइए वेयर m इज सम इंटीजर। m क्या है, आपका कोई भी इंटीजर है, ठीक है ना। तो हमने r बराबर 0 पे जब चेक किया तो हमारा किसी का भी जो पॉजिटिव इंटीजर करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3m निकला, अभी ठीक है 3m+1 भी हो सकता है और 2 कंडीशन भी बची हैं। चलिए केस 2, व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, बट हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, पूरे का ही करना है। अच्छा इतना तो आपको पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके आगे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसके आगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। पहले इसको लिख लो, 2 3 जा 6q और 6q का 1 में करेंगे तो यही रहेगा 6q प्लस 1 ये वाला, क्योंकि हमें +1 अलग से शो कराना है। 3m मतलब स्टार्टिंग में 3 रखना है, फिर जो भी बचेगा उसको m मान लेंगे, लास्ट में 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें सॉल्व क्या करना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होता है। क्लियर है ना? चलिए सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से हमें 3 कॉमन लेना है क्योंकि हमें बनाना है 3m+1 के रूप में बनाना है। चलिए 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस का 3 कॉमन चलेगा, 3 2 जा 6q प्लस 1, और इसकी जगह पे हम क्या मान लेंगे m, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ये भी हो गया, ये कंडीशन लें अब। केस 3 क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 2,
देन a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, थोड़ा सा बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार लगाएंगे तो लग जाएंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 3 जा 6 2 जा 12 क्यू। यहाँ पे आपको फिर से क्या बनाना है, 3 क्यू प्लस 1 3m प्लस 1, देखिए 9 क्यू। यहाँ पे आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, जैसे यहाँ पे रखनी है कि 1 को अलग रखना है, 3 कॉमन ले लेना है, बचे हुए को m मान लेना है क्योंकि हमें 3m प्लस 1 बनाना है। यहाँ पे भी हमको 3m प्लस बनाना है, तो देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, और 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन मिल जाएगा और प्लस 1 अलग भी हो गया, समझ रहे हैं ना। यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया, ये कितना बचा 3 क्यू स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिया, 3 4 जा 12 क्यू, 3 कॉमन चला गया प्लस 1 और प्लस 1, देखिए 3, अब इसको m मान लेंगे, ये प्लस 1, मतलब हमारी 3 पॉसिबल वैल्यूज थी 3 क्यूब प्लस आर के लिए, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 और 2, और तीनों ही कंडीशन में जब हमने उसका स्क्वायर करके उसको सॉल्व किया तो या तो वो 3m था या वो 3m प्लस 1 है, क्लियर है ना। और ये भी लिख दें m क्या है, लास्ट में लिख दें वेयर m इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है जो कि सवाल ने बोला था, फॉर सम इंटीजर m। तो हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव कर दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ये चीज़ हम लिख और देंगे लास्ट में बस। सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4 एंड द सेकेंड लास्ट, क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस 1.1 का, क्लास 10 चैप्टर 1। इसमें भी वही कह रहा है कि द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करिए आप ये यूक्लिड की थ्योरम एक बार फिर से और प्रूव करना। अभी हमने स्क्वायर किया था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, अब हम क्यूब करेंगे कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी 3m या 3m प्लस 1 के रूप में शो करना था, अब हमने क्या करना है कि वो या तो 9m के रूप में होगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे 9 से कम होगा रिमाइंडर तो क्या हो जाएगा, 9 से कम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से हमारी 0 को लगा के 9 कंडीशंस बनती हैं। तो अगर हम जैसे अभी हमारे पास 0 1 2 3 केवल 3 कंडीशंस थी, एक पेज में जब इतना पास लिखा उसके बाद आपका पूरा एक पेज फिल हो गया। तो अगर हम 9 कंडीशंस मान के चलेंगे तो 2 से 2.5 पेज चला जाएगा, क्लियर है ना। और बात पेज जाने की नहीं है, पेज 10 चले जाएं, लेकिन सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। जिस कैटेगरी में ये सवाल आता है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिक है, हम क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं कि 9 की लगभग सारी क्वालिटीज 3 से मैच होती हैं। जैसे आप कोई भी नंबर कैसे चेक करते हो कि वो 3 से डिविजिबल है, और कैसे चेक करते हो कि वो 9 से डिविजिबल है, तो वो दोनों का रूल सेम है। यहाँ पे हम स्क्वायर की बात करें अगर, तो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो वो हमें उसी रूप में मिल जाएगा। मतलब ये कि 9 की वजह हम यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज जो लेंगे वो केवल 3 के हिसाब से लेंगे, और 3 के हिसाब से पॉसिबल वैल्यूज हमारी कितनी हो जाएंगी, या तो 0 या 1 या 2, क्लियर है ना। चलिए करते हैं जिक्र इसका। हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सी है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज a। So a is equal to 3m प्लस r। 9 की जगह क्या मान लिया हमने 3m, क्योंकि 9 और 3 में ज़्यादा अंतर नहीं होता है उसकी क्वालिटीज़ में, वैसे तो अंतर होता है। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, द पॉसिबल वैल्यूज
ऑफ आर कितनी हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2। तो केवल हमारे 3 केस ही बनेंगे दोबारा से। चलिए बात करते हैं केस 1, व्हेन आर इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। चलिए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m प्लस 0, उसका कोई मतलब नहीं। और क्या पूछ रहा है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमें क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स। जब हम क्यूब करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3m का क्यूब। क्लियर है ना। a क्यूब इज इक्वल टू 3m का क्यूब बन जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 m क्यूब। और हमें किस रूप में रखना है, 9m। तो हम इसको क्या रख सकते हैं, 9 अलग कर लो, फिर बचा 3m क्यूब। और ये क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे एक m मान लो, जहाँ पे m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है ना। केस 2, सेकेंड केस क्या बनता है, ध्यान से देखिए। एक चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, आप चाहो यहीं पे सुधार सकते हो कि हम इसको q के रूप में ले लें, क्योंकि m बाद में मान लेंगे 2 रिपीट हो जाएंगे। तो ये 3q प्लस r। क्लियर है ना, जैसा कि हम अभी सवाल में लगाते रहे। मैं वही सोच रहा था कि कुछ मिस हो रहा है। क्योंकि a बराबर bq प्लस r होता है ना। और यहाँ पे जब 3q क्यूब लिखा, तब ये इसको m मान लेते हैं, 3q क्यूब को। चलिए केस 2 क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, हमें क्यूब करना पड़ेगा, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स। इसका तो a क्यूब, और ये a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। क्या होता है, चलिए डायरेक्ट देखिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, मतलब पहले इसका क्यूब करेंगे तो इसमें इसका भी होगा, इसका भी। 3 का क्यूब होगा 27 और q का क्यूब। चलिए प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो वो तो 1 ही रहेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 बन जा 9 क्यूब। और ब्रैकेट में क्या होता है, जिसको इंटू करके पढ़ते हैं, a प्लस बी 3q प्लस 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 प्लस इसका इसमें भी होगा 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस का 9 1 जा 9 क्यूब। हमें किस रूप में लिखना है, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। आ जाइए, 1 को उधर कर दें, तो इसमें और इसमें हमें 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन ले लें, 9 3 जा 27, ये बचा q क्यूब, इसमें क्या बचेगा, 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस का 9 चला गया q, और ये प्लस का 1 अलग लिख दें। इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, m। इसके आगे का सवाल मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आ जाइए। a क्यूब इज इक्वल टू 9 और उस पूरे की जगह कोई इंटीजर मान लिया m प्लस 1। मतलब जब हमने 0 लगा के किया था तब 9m आया था। जब हमने एक कंडीशन ली, केस लिया, r लिया 1, तो 9m प्लस 1 आया। अब एक और बचा है केस 3, व्हेन r इज इक्वल टू 2। आ जाइए, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स। a क्यूब प्लस इसका क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस का 2 का क्यूब 8 आता है, प्लस का 3ab, 3 3 जा 9 2 जा 18q, और ब्रैकेट में जिसको इंटू पढ़ते हैं 3q प्लस 2। आ जाइए मल्टीप्लाई करते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस का 8 प्लस का 18q का इसमें करेंगे 18 3 जा 54, और q का q में करेंगे तो q स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36q।
8 को अलग कर दो क्योंकि हमें 9m + 8 बनाना है, और बचे हुए से 9 कॉमन ले लो, इससे इससे और इससे 9 कॉमन ले लिया, 9 3 जा 27, क्यूब 9 6 जा 54, क्यू स्क्वायर 9 4 जा 36 क्यूब, और +8 अलग लिख दो। इस पूरे की जगह मान सकते हैं m, a³ = 9m + 8, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर है, क्योंकि इसको सॉल्व की क्योंकि कोई भी वैल्यू रखे आप इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें या इसको किसी को भी सॉल्व करें, वो हमेशा कोई इंटीजर ही आएगा। चलिए अब लिख दें, क्योंकि हमने m का यूज़ किया है इंटीजर को समझ के, तो लिख देंगे वेयर m इज सम इंटीजर। क्लियर है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे कर रहे हैं 3q + r के लिए, जिसकी पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 हो सकती हैं, तो या तो वो 9m के रूप में आया या 9m + 1 या 9m + 8, यही ये कह रहा था कि इस चीज़ को प्रूव करिए। क्लियर है ना। तो हमने प्रूव कर दिया, तो हम लिख देंगे सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either in the form of 9m, 9m + 1 or 9m + 8 where m is some integer। प्रूव। क्लियर है ना। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1, इसमें 5 सवाल है, पांचों अच्छे सवाल है। क्लियर है ना। और ये थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। ये कैलकुलेशन है जो पिछले क्लास की भी थी, लेकिन ये थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो इसको जब तक आप 2-3 बार नहीं लगाओगे आपके दिमाग में नहीं चढ़ेंगे। आपके दिमाग में छोड़िए, ये कोई बड़बोले वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स इस चैप्टर को छुड़वा देते हैं। ये कहते हैं इसको बाद में कर लेंगे। क्लियर है ना। उसकी वजह यही होती है, ये नहीं कि टीचर्स को नहीं आता, उसकी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उसमें कितना होगा ये टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होता है। और उसकी वजह भी है कि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने की वजह से टफ माना जाता है या नहीं, वो आप डिसाइड करेंगे। टफ कुछ नहीं होता, अगर कोई चीज़ हमको समझ आ गई है तो वो हमारे लिए इजी है, नहीं आ गई तो वो टफ है। टफ की कोई डेफिनेशन थोड़ी होती है, किसी के लिए जो टफ है किसी के लिए आसान हो जाता है। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने इतना समय भी दिया है वीडियोस देखने में, स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में, तो एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए। जब आप समय दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सारी चीज़ें। क्लियर है ना। बात बाकी आप समझदार हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लगे रहिए, जुड़े रहिए। और अगले अभी 1.1 कंप्लीट हुआ है, 1.2 जल्दी आपके चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लगातार जुड़े रहिए। ना केवल मैथ्स के, अभी आपको हर सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है ना। तो लगातार जुड़े रहिए आप और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।